नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते उस तनाव की जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने का दम रखता है। देखिए, ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। इसमें तेल है, कूटनीति है और धमकियों का एक ऐसा खेल है जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति के इस एक चौंकाने वाली चेतावनी से करते हैं। 7 अप्रैल 2026 को दिया गया ये बयान, इसने दुनिया भर में एक सनसनी फैला दी। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान एक पूरी सभ्यता को खत्म करने की बात कर रहा था। बस यहीं से संकट ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया था। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इन 4 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हालात इतने खराब हुए कैसे, फिर समझेंगे होर्मुज जलडमरू मध्य की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को, इसके बाद तेल और व्यापार पर जो असर पड़ा उसे जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस पूरे टकराव के बीच भारत कहाँ खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि कैसे एक रीजनल झगड़ा देखते ही देखते एक ग्लोबल संकट बन गया, जिसने पूरी दुनिया को कह सकते हैं कि जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, मार्च और अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान को एक के बाद एक 4 डेडलाइन दी और हर बार मांग सिर्फ एक ही थी, होर्मुज जलडमरू मध्य को खोल दो। लेकिन ईरान ने इन सारी चेतावनियों को कह सकते हैं कि हवा में उड़ा दिया, जिससे टेंशन लगातार बढ़ती ही चली गई। और जैसे जैसे वक्त बीता ना, डिप्लोमेसी की भाषा भी बदलने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यहां तक कि ईरानियों को जानवर तक कह दिया। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ये तो सीधी सीधी आग में घी डालने वाली बात थी, जो इस संघर्ष को और भी खतरनाक बना रही थी। और इन सारी सियासी धमकियों की कीमत वो आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही थी। 28 फरवरी से जो ये लड़ाई शुरू हुई, उसमें ईरान, लेबनान, इजराइल और अमेरिकी सेना को मिलाकर 4000 से ज्यादा जानें जा चुकी थीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों परिवारों का दर्द है जिन्होंने इस टकराव में अपनों को खो दिया। लेकिन इस टकराव का सबसे डरावना पहलू था न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाना। 21 मार्च को ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ, पर असली खतरा तो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मंडरा रहा था, जिसके पास 4 बम गिराए गए। सोचिए, एक छोटी सी चूक और पूरा का पूरा खाड़ी क्षेत्र एक दूसरे चेर्नोबिल में बदल सकता था। संयुक्त राष्ट्र ने भी साफ साफ चेतावनी दी कि ये एक वॉर क्राइम है। चलिए, अब अपना ध्यान उस स्ट्रैटेजिक वाटरवे पर लाते हैं जो इस इकोनॉमिक वॉर का सबसे बड़ा हथियार बन गया। ये एक बहुत ही संकरा रास्ता है, लेकिन इसका कंट्रोल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। तो ये होर्मुज जलडमरू मध्य ईरान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। ईरान का 90% तेल यहीं से होकर पूरी दुनिया में जाता है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, दुनिया के बहुत से देश अपनी तेल की ज़रूरतों के लिए इसी रास्ते पर डिपेंड करते हैं। मतलब साफ है, जो भी इस रास्ते को कंट्रोल करेगा वो ईरान और ग्लोबल ट्रेड दोनों पर कंट्रोल रखेगा। और यहां सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो नाकेबंदी चल रही थी। एक तरफ था ईरान, जो अपने दुश्मन देशों के जहाज़ों को तो रोक रहा था, लेकिन चीन जैसे दोस्त देशों को जाने दे रहा था। और दूसरी तरफ था अमेरिका, जिसने कंप्लीट नाकेबंदी कर दी थी, जिसका मकसद था ईरान के हर एक एक्सपोर्ट को रोकना, फिर चाहे वो शिप चीन का ही क्यों ना हो। हालात कितने अस्थिर और अनप्रिडिक्टेबल थे, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। 17 अप्रैल को ईरान ने अचानक ऐलान कर दिया कि रास्ता खुला है, लेकिन अगले ही दिन एकदम से यू टर्न ले लिया, उसे फिर से बंद कर दिया और वहां से गुजर रहे जहाज़ों पर गोलियां भी चला दी। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा था। तो अब देखते हैं कि इस चॉक पॉइंट को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का दुनिया की इकोनॉमी, खासकर तेल के बाजार पर क्या और कैसे असर पड़ा। इसका एक सीधा साधा उदाहरण देखिए। जैसे ही ईरान ने 17 अप्रैल को थोड़ी देर के लिए उस रास्ते को खोलने की घोषणा की, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में फौरन 10% की गिरावट आ गई। ये दिखाता है कि मार्केट इस कॉन्फ्लिक्ट की हर छोटी बड़ी खबर पर कितनी तेजी से रिएक्ट कर रहा था। तो सवाल उठता है कि शांति की कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हुई। दरअसल 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई वो एक ही मुद्दे पर आकर अटक गई। अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 साल के लिए अपनी सारी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पर रोक लगा दे, जबकि ईरान सिर्फ 5 साल के लिए राजी था। और ये असहमति इतनी बड़ी थी कि शांति का मौका हाथ से फिसल गया। चलिए, अब इस पूरे ग्लोबल संकट को भारत के नजरिए से देखते हैं। भले ही भारत इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन इसकी आर्थिक आग की तपिश उस तक भी पहुंच रही है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत, जो कभी ईरान के साथ चाबहार पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, आज इस मुश्किल सिचुएशन में कैसे फंस गया, जहां उसके अपने व्यापारिक हितों को सीधा नुकसान हो रहा है।
भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर इसका डायरेक्ट हिट देखने को मिला है। 18 अप्रैल को भारत के 2 जहाज़ों को रोका गया, जिसमें से एक सुपर टैंकर पर तो गोली भी चलाई गई। कुल 8 भारतीय जहाज़ों को उस रास्ते से वापस लौटना पड़ा। और इतना ही नहीं, अब तो हालत यह है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए भी अमेरिका से बार-बार इजाजत लेनी पड़ रही है। और इस सबके बीच भारत का ऑफिशियल डिप्लोमैटिक स्टैंड ये रहा है कि वो पाकिस्तान की तरह बिचौलिया नहीं बनना चाहता। ये बयान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का है, जो शांति वार्ता से दूर रहने के भारत के फैसले को सही ठहराता है। तो ये सिचुएशन भारतीय पॉलिसी मेकर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या भारत डिप्लोमेसी के जरिए अपनी ऑयल सप्लाई को सुरक्षित रख सकता है, या फिर उसे अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए हमेशा दूसरे देशों के फैसलों पर निर्भर रहना होगा? ये आज भारत की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा सवाल है। और आज जब ये सीज फायर खत्म हो रहा है, तो हम इस विश्लेषण को एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या डिप्लोमेसी की जीत होगी, या फिर ये संघर्ष एक बार फिर से भड़क उठेगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही